नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा, राज्य शहीद आंदोलनकारियों की याद में कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि देकर किया नमन। बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा सही ढंग से काम नहीं कर रही पुलिस, अपराधियों को दी जा रही शरण, योगी सरकार से सीख लेने की दी नसीहत। हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण का मामला, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सर्वे कार्य शुरू, प्रशासन और नगर निगम की 6 टीम जुटी, भारी पुलिस बल तैनात। जोशीमठ के पंगनों में नहीं थम रहा भारी भूस्खलन का सिलसिला, 50 परिवारों ने घर छोड़ा, गांव के ही पास टेंट में रहने के लिए हुए मजबूर। उत्तराखंड में अगस्त का अंतिम दिन रहा महीने का सबसे गर्म दिन, आज 5 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट, ज्यादातर क्षेत्रों में 2 दिन से आंशिक बादलों के साथ खिल रही धूप। और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको खटीमा, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। और इन्होंने यहां से फोन किया, विधानसभा के अंदर एक ऐसा विधेयक आ गया कि ये आंदोलनकारी उन्हीं को माना जाएगा जो लोग जेल गए हैं या घायल हुए हैं, उसके अतिरिक्त लोगों को नहीं माना जाएगा। मैं भड़जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने इनको बताया वहां पर कि भाई साहब ये विधेयक आ रहा है, इसको रुकवाना चाहिए। तो हमारे आंदोलनकारियों के पूरे प्रदेश की जो बात थी, आपने उसको विधानसभा में मेरे कहने के बाद उसको उठाया और वो विधेयक फिर वापस आया, दोबारा से चर्चा हुई, उसमें फिर सभी को जो है सम्मिलित किया गया। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के आंदोलन में हमारी मातृशक्ति ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है और बलिदान भी दिया है। नारी शक्ति को नमन करते हुए हमने राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए भी 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करके यह भी एक ऐतिहासिक काम किया है। इसमें तो वहां जोर से ताली बजा दी है। वहीं दूसरी ओर हमने आंदोलनकारियों के परिवारों को प्रतिमाह 3000 रुपये पेंशन भी दी जा रही है और हमने जो जेल गए घायल और सकित आंदोलनकारियों को क्रमशः 6000 और 4500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। ये पेंशन भी हमने अपग्रेड की थी। मैं यहीं आया था, मैंने यहीं से घोषणा की थी 1 सितंबर 2021 को, मुझे ध्यान है। मेडिकल कॉलेजों में हमने मुफ्त में इलाज की भी जो है अपने आंदोलनकारियों के लिए ये प्रावधान किया है। राज्य आंदोलनकारियों के अधिकतम 2 बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा, सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा और उनके आश्रितों को पेंशन की सुविधा भी प्रदान की गई है। भाइयों बहनों, एक पृथक राज्य की परिकल्पना में हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी को आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को। और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा के दौरे पर हैं। यहां शहीद राज्य आंदोलनकारियों की याद में कार्यक्रम हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री धामी ने श्रद्धांजलि देकर शहीदों को नमन किया। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को खटीमा पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने लोहिया हेलीपैड पर जनता से भेंट की, वह जन समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री का हेलीपैड पहुंचने पर जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, जिलाधिकारी उदयराज सिंह, एसएसपी मंजुनाथ टीसी,
सीडीओ मनीष कुमार आदि ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने कैंप कार्यालय लोहिया हेड़ में जनता से भेंट कर उनकी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने रात्रि विश्राम अपने निजी आवास नगला तराई में किया। शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा चंपावत के दौरे पर आए थे। वहीं सीएम धामी के दौरे का विरोध करने जा रहे कांग्रेस नेताओं को खूना मानेश्वर में पुलिस और एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और जोरदार धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष चिराग, कांग्रेस प्रवक्ता भुवन चौबे और लोकेश पांडे, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद बड़ेला, मंटू ओली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कांग्रेसी नेताओं को लोहाघाट थाना लेकर आई। मुख्यमंत्री के जाने के बाद कांग्रेस नेताओं को रिहा किया गया। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर पहले ही हमलावर है, लेकिन अब विपक्ष को भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद का भी साथ मिला है, जिन्होंने प्रदेश की पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उनके इस बयान के बाद उत्तराखंड में राजनीति अब और भी गर्मा गई। विपक्ष ने अब इस मामले में सरकार को अपने नेता की बात पर संज्ञान देने की नसीहत दी। उत्तराखंड की भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री रहे हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विपक्ष के सुर में सुर मिलाए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लचर कानून व्यवस्था, उत्तराखंड पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था का जो हाल है, उससे लगता है कि पुलिस सही ढंग से काम नहीं कर रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पड़ोसी राज्य में अपराधियों पर कार्रवाई करके बाहर किया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड के अपराधियों को शरण दी जा रही है और अपराधी उत्तराखंड में भी अपराध कर रहे हैं। तो हुए हैं, कहीं पर कोई अपराध है, मैं समझता हूं कि अपराधी पकड़ में आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो खौफ होना चाहिए अधिक गुंडे बदमाशों के ऊपर, क्योंकि पड़ोसी राज्य में दबंगई से कुचला जा रहा है, गुंडा तत्वों को, असामाजिक तत्वों को वहाँ पर दबंगई से कुचला जा रहा है। वो इधर शेल्टर कर रहे हैं, लेकिन चोर चोरी से जाए, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, चोर सीने जोर से ना जाए, तो उनको यहाँ शेल्टर मिलता है। यहाँ भी खौफ पैदा होना चाहिए पुलिस का कि अपराधी यहाँ घुसने की हिम्मत न करे और उसको लगे कि मैं घुसूंगा तो मैं सुरक्षित वापस नहीं जाऊंगा, ये लगना चाहिए। राज्य में कानून व्यवस्था कहीं नजर नहीं आ रही है। कानून व्यवस्था पटरी से बिल्कुल उतर चुकी है। आप लूटपाट की घटनाओं को ले लीजिए, आप हत्या की घटनाओं को ही ले लीजिए, आप बेटियों के साथ रेप की घटनाओं को लें, उनकी हत्याओं को लें, तो राज्य में कहीं भी आम जनमानस अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। बेटियां अब घर से निकलने में डरने लगी हैं। विपक्ष लंबे समय से इस बात को कह रहा है, प्रदर्शन भी कर रहा है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। अब जो है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी जो है विपक्ष के सुर में सुर मिलाए हैं और उन्होंने भी जो है प्रदेश सरकार के कामकाज पे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में कानून नाम की चीज, यह जो है पुलिस प्रशासन का खौफ नजर नहीं आ रहा है और रात दिन जो है वारदातें हो रही हैं। तो ये बात तो विपक्ष लंबे समय से कह रहा है। सरकार अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री की बात को गंभीरता से ले और कानून व्यवस्था में सुधार करने के लिए कड़े कदम उठाए, ये बात लगातार हम कह रहे हैं और निश्चित तौर पर सरकार को व्यवस्थाएं सुधारनी चाहिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनभूलपुरा स्थित रेलवे की अतिक्रमण की गई भूमि का सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद से सर्वे कार्य शुरू हो गया है। न्यायालय के निर्देश के बाद बनभूलपुरा में रेलवे भूमि का सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रशासन और नगर निगम की 6 टीम रेलवे के साथ अतिक्रमण की गई 30 हेक्टेयर भूमि का सर्वे कर रही हैं। इस भूमि पर 4000 से ज्यादा मकान बनाए गए हैं। सर्वे के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि प्रशासन की तरफ से रेलवे को सहयोग करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और तहसीलदार के नेतृत्व में 6 टीमों का गठन किया गया है। साथ ही शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है।
सर ये मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये सीधा डर का खौफ है सर, ये सीधा ये। अब आदमी काम पे नहीं गया बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ज़बरदस्ती है, इतनी जगह ले रहा है। ये रेलवे की जगह सर जहाँ से वहाँ से नापे ना, यहाँ तो बिल्कुल बेघर हो जाएंगे सर। कहाँ जाएंगे बताइए आप, गरीब लोग बताइए आप। 500 रुपये की दिहाड़ी है, कहाँ से बनाएंगे सर बताइए अपना घर। इतना डर को पैदा कर दिया कि वहाँ से जगह नाप रहे हैं सर, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है सर, ये हमारे खिलाफ तो बिल्कुल ही सर। ये कम से कम जगह नापते, पटरी से नापते ना, जितनी जगह जानी चाहिए उतनी जगह लें अपनी, वो जितनी उनके हाथ में है। अब सर इतनी जगह नाप रहे, कहाँ जाएंगे आप बताइए आप। इन्होंने कल से सर्वे करा है, कल से निशान लगाए लाल रंग के। तो पहला मकान जो है वो नीचे बरसाती पे है, अब्दुल रज़ाक मेरी हॉल के नाम से, उसी के हिसाब से इन्होंने ब्लॉक बांटे हैं। हमें जानकारी ये थी जो हमारे वकीलों के माध्यम से या उसके कि रेलवे को जितनी ज़मीन चाहिए उतने एरिया का सर्वे करेंगे ये। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये पुराना जो सर्वे हुआ था 2017-16 में, जहाँ निशान लगे थे, खंबे लगे थे, वही पर जो है दोबारा ये कर रहे हैं। अब उससे जो है जनता में जो विश्वास की थी, मतलब कमी थी है कि मतलब कि भाई कम से कम हमें राहत मिलेगी प्रशासन से। प्रशासन के लोग राहत देने को राजी नहीं है और कोई भी अधिकारी पब्लिक की बात सुनने को राजी नहीं है। कोई एकदम सवाल अगर कर रहा है तो उसको भगा दे रहे हैं। रेलवे विभाग ने 30 हेक्टेयर भूमि की मांग की है। उसके क्रम में जो माननीय उच्चतम न्यायालय में निर्देश प्राप्त हुए थे, उसके क्रम में हम लोगों ने अपनी टीमें बनाई हैं। करीब 6 टीमें बनाई हैं। इसमें 3 जोनल ऑफिसर हैं, एक सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, एक एसडीएम साहब और एक उपनगर आयुक्त साहब हैं। और ओवरऑल मैं उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। हमारी एक कमेटी है जो उसको मॉनिटर कर रही है। प्रतिदिन घर घर जा कर के सर्वे होगा और हर सर्वे जो हमारे करता हैं, जो हमारी टीम है, उनके पास प्रपत्र डिज़ाइन करके दे दिए गए हैं। हर सर्वे के दौरान हर घर से हमें कुछ आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने होंगे, वो हम लोगों ने बता दिया, जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड और भवन की। और हमने पूरे एरिया को जो प्रथम चरण में अभी सर्वे कर रहे हैं उसको बांट दिया है इन 6 टीमों में और सभी टीमें मिलकर के सर्वे करेंगी। नेपाली मूल के निवासियों की ओर से नैनीताल के आसपास सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर गलत तरीके से दस्तावेज बनाने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। 28 अगस्त को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को स्थिति से अवगत करवाने के लिए कहा है कि मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश ऋतु वहारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। नैनीताल निवासी पवन जाटव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कई वर्षों से नेपाल के करीब 25 परिवारों के लोगों ने नैनीताल शहर और नैनीताल जिले के ग्राम सभा के खुरपताल के तोक खाड़ी स्थित वजून चौराहे के पास सरकारी व्यय नजूल भूमि पर कब्जा करके आवासीय निर्माण कर लिया है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। जोशीमठ के दूरस्थ पगनो गांव कई सालों से भूस्खलन का दंश झेल रहा है। आज भी पगनो गांव में लगातार गांव के ठीक ऊपर से पहाड़ियों का सारा मलबा ग्रामीणों के घरों तक पहुंच रहा है और भारी तबाही मचा रहा है, जिस कारण पूरा गांव लगातार खतरे की जद में पहुंच रहा है। बड़ी बात तो ये है कि लगातार गांव में भारी भूस्खलन होने का मामला भी थम नहीं रहा, जिसके कारण ग्रामीण अब अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो चले हैं। यहाँ तकरीबन 50 परिवारों ने अपना घर पूरी तरह से छोड़ दिया। गांव के ही पास में टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं। पिछले साल 15 परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया था। बीते गुरुवार की रात को पगनो गांव में जबरदस्त भूस्खलन हुआ था, जिस कारण यहाँ तकरीबन 5 मकान, 3 गौशाला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। जब से सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, तब से कई लोगों द्वारा इसका गलत इस्तेमाल कर भ्रामक सूचनाएं फैलाने का काम भी किया गया है, जिससे कई लोग प्रभावित भी हुए हैं। हालांकि अब ऐसा करने पर उत्तराखंड पुलिस महकमा कार्रवाई करता नजर आएगा। भ्रामक सूचना, हेट स्पीच अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर पुलिस विभाग तमाम ऐसे लोगों पर मुकदमे भी करता नजर आएगा। इन सभी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए जल्द ही एक बैठक विभाग द्वारा उत्तराखंड के सोशल मीडिया में जाने माने लोगों के साथ भी ली जाएगी।
पहले आईपीसी में भी ये क्राइम था, अभी भारतीय न्याय संहिता में भी ये क्राइम है। यदि आप जो है भ्रामक सूचनाएं फैलाते हैं या किस तरह से अफवाहें फैलाते हैं या कोई हेट स्पीच होती है, तो इसमें पुलिस जो है उचित धाराओं में जो है तत्काल संज्ञान लेती है और इस पर जो है कार्रवाई की जाती है। और यदि जो है इस तरह से अगर कोई जो क्राइम की श्रेणी में नहीं आते हैं, इस तरह की कोई सूचना प्रसारित करते हैं, तो पहले हम प्रयास ये भी करते हैं बहुत बार कि उनको बुलाकर काउंसलिंग की जाती है, वार्निंग्स दी जाती है। तो हमारी एसओपी पहले इसमें विस्तृत एसओपी जो है सभी जिला प्रमुख हमारे एसपी एसएसपी को जारी की जा चुकी है सोशल मीडिया के बारे में, और इस अनुसार जो है वो उसी अनुसार कार्य होता है। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में आपदा प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जनपद में मानसून सत्र 2024 में आई आपदाओं के उपरांत किए गए राहत एवं बचाव और पुनर्निर्माण संबंधी कार्यों की अद्यतन सूचना संबंधित अधिकारियों से ली गई। जिलाधिकारी द्वारा सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया कि वे विधायक धारचूला हरीश धामी द्वारा दी गई 112 कार्यों की सूची के अनुसार दर्शाए गए कार्यों को गंभीरता से लेते हुए कार्यों को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही अन्य विभागों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए कि वे भी इस सूची के अनुसार अपने विभाग से संबंधित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उत्तराखंड में मानसून की बारिश फिलहाल कम हो गई है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में 2 दिन में आंशिक बादलों के साथ ही धूप भी खिल रही है। कहीं कहीं हल्की बौछारें भी पड़ रही हैं। हालांकि देहरादून समेत आसपास के इलाकों में चटक धूप खिलने से पारा भी चढ़ गया है। शनिवार दून में अगस्त का सबसे गर्म दिन रहा। वहीं बीते 29 अगस्त को सबसे ठंडी रात रही। तब न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो वर्ष 2014 के बाद किसी भी वर्ष के अगस्त में सबसे कम था। लेकिन इसके बाद 2 दिनों में धूप खिलने से तापमान चढ़ने लगा और गर्मी बढ़ गई। 2 दिन में ही दून के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। सदस्यता अभियान 2 सितंबर से शुरू होगा। 2 सितंबर को सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पहला सदस्य बनाएंगे। उसके बाद में वो राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम है। अगले तारीख 3 सितंबर को प्रदेश में आदरणीय अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पहला सदस्य बनेंगे हमारे, और इसी तरह से 4 तारीख को जिले का क्रम रहेगा। तो जिले में मेरे द्वारा जो अपने स्थानीय विधायक हैं, अपने जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको सदस्य बना के, लेकिन हमारा सदस्यता अभियान 2 तारीख से शुरू होकर प्रथम चरण हमारा 21 सितंबर तक चलने वाला है। सदस्यता अभियान को सभी लोग बड़ी बारीकी से ले रहे हैं। मैंने भी तीनों मंडल के अंदर जाके बैठ के की है और उसको प्रारंभ किया जाएगा 2 तारीख से। माननीय प्रधानमंत्री को 2 तारीख को जगत प्रकाश नड्डा जी के माध्यम से सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी। उसके बाद में उसी दिन अपने पुष्कर सिंह धामी को माननीय अपने प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी वो सदस्यता ग्रहण कराएंगे और उसके बाद में पूरे देश के अंदर सदस्यता प्रारंभ हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान 2 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर पार्टी के पदाधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं। सदस्यता अभियान का प्रथम चरण 25 सितंबर तक जारी रहेगा, जिसके बाद 16 अक्टूबर से सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। अभियान के तहत प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल देकर सदस्यता दिलवाएंगे। अब भी सांतरसा की निर्भया को न्याय देने के मामले में बड़ी कंजूसी की बड़ा संकोच बढ़ता जा रहा है और उस व्यक्ति को इन्होंने अरेस्ट नहीं किया और उसको इतना अवसर दिया कि जिससे वो निर्भय होकर के अपने निर्भया के परिवार को डराने का काम कर सके। हम उसके विरोध में आज यहाँ पर प्रदर्शन करने और सांतरसा की निर्भया के लिए न्याय मांगने आए हैं। जो हालात है पूरे प्रदेश के
बद से बदतर हो चुके हैं। कानून नाम की चीज नहीं है, कानून का राज खत्म हो चुका है, जंगल राज कायम है और अपराधियों का के हौसले बुलंद है, जिस से संतारा में एक दलित बेटी की गैंग रेप के बाद हत्या हो जाती है और आज तो उसको न्याय नहीं मिला। प्रदर्शन जो है और ज्ञापन जो है जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को दिया गया। जो शांता शाह की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हुई, उसमें था, उसमें एक मुलजिम अभी भी फरार चल रहा है। और क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी चरमरा गई है उत्तराखंड के अंदर, जितने भी इस वक्त हत्याएं हो रही हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं के और भाजपा कार्यकर्ताओं के सबूत मिल रहे हैं। और भाजपा क्या कर रही है, केवल उनकी सदस्यता खत्म कर दिया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पुरजोर तरीके से नहीं कर दी है, उन्हें जेल भेजने का कार्य नहीं कर दी है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।